जी वेलकम बैक नाज़रीन। एक बार फिर से आपको सुबह पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले हम बात कर रहे थे मैंग्रोव्स के हवाले से। हमने कहा था कि ये टॉपिक चूंकि डिस्कशन भरा है, इसमें बहुत कुछ आपको बताने के लिए है, इसलिए हमने सोचा कि तफसील से ब्रेक के बाद आकर आपको इसके बारे में एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि एक्सप्लेन करना इसलिए भी ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो तरजीह है वो सबसे ज़्यादा ये है कि गरीब का ख्याल रखना है। इस बार उन्होंने न सिर्फ शहर में बसने वाले लोगों के ख्याल के बारे में सोचा, बल्कि साहिली पट्टी पर जो बसने वाली आवाम है, जो कि इतने हम के कारोबारी अंदाज में या मुआशी एतबार से बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर चुके होते हैं, उनका ख्याल रखा गया है कि किस तरह से उनको आगे लेकर आना है। इसीलिए ये मैंग्रोव्स की जंगलात के हवाले से ये जो विजन है, इसको अमली जामा गुज़िश्ता रोज़ पहनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लसबेला में 12,000 एकड़ रकबे पर मैंग्रोव्स लगाने का ऐलान किया। और ये भी आपको बताएं कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है कि जहां पर मैंग्रोव्स की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। और यही वजह है कि बलूचिस्तान का शहर लसबेला, वहां पर सुमयानी के साहिल पर कल इसकी प्लांटेशन की गई है। बिल्कुल, और ये जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बड़ा खूबसूरत सुनमियानी, यूँ तो पूरी साहिली पट्टी ऐसे, लेकिन बहुत से स्पॉट्स ऐसे हैं कि जहाँ पर जितने ज़्यादा मैंग्रोव्स होंगे वो उतना ज़्यादा एक तो खूबसूरत होगा, वहाँ बायोडाइवर्सिटी होगी, वो उतना ज़्यादा वहाँ पर कहना चाहिए कि पानी को भी साफ़ करेगा, मछली को, आबी हयात को भी वो बुलाएगा और आबी हयात की अफजाइश भी होगी। जिस तरह आपने बड़ा ज़बरदस्त ये बात की ज़रिए आपके जो साहिली पट्टी पर बसने वाली आवाम है, स्पेशली अगर हम माही गिरों की बात करें, क्योंकि दुनिया भर में तकरीबन जो 80% फिशिंग होती है उसका लिंक किसी ना किसी तरह से इन मैंग्रोव्स के साथ होता है। तो ये तो हम बात कर रहे हैं मैंग्रोव्स से मुताल्लिक, और इस पर मजीद डिस्कशन करने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया इन स्टूडियोज़ रुखसाना नवीद साहिबा ने। आप पार्लियामानी सेक्रेटरी ऑन क्लाइमेट चेंज। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ये कितनी अच्छी बात है, कितनी इत्मीनान बख्श बात है जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां मैंग्रोव्स के जंगलात में हम इजाफा देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। जो दारुल हुकूमत है उनमें से एक है जी। बाहर से जो फॉरनर्स भी आते हैं, डिप्लोमेट्स भी आते हैं, वो भी इस्लामाबाद की खूबसूरती की तारीफ करते हैं। अल्लाह ताला ने इसको कुदरती हुस्न दिया हुआ है, लेकिन जिस तेज़ी से यहाँ पर सब्ज़ा कम होता जा रहा है, दरख्त कटते जा रहे हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है इस्लामाबाद के लिए भी कि यहाँ पर ये काम किया जाए। एक आम सियासतदान नहीं कर सकता, क्योंकि इससे अगले इलेक्शन में नहीं वोट पड़ने वाला, लेकिन जो अगली नस्ल आएगी उसको इसका फायदा जरूर पहुंचेगा। जो माहौलियात के अंदर तब्दीली आ रही है, जिस किस्म की हमने देखी है तबाहकारी, सिर्फ पाकिस्तान नहीं दुनिया के अंदर, ये माहौलियात में तब्दीली की वजह से उसका एक बहुत बड़ा सद्दबाब जो किया जा सकता है वो यही दरख्त लगाने से है। तो जो तमाम लोग देख रहे हैं पाकिस्तान में सारे फैले हुए, उनको भी मैं अपील करूंगा, आप अपने घर के अंदर एक दो पौधे ही लगा लें, सदका जारिया है और सब इसके अंदर शामिल हों। दूसरा, क्योंकि हम यहाँ पर भी जमा हुए ही हैं, तो मैं आपको ये बता दूं, इस्लामाबाद में कुछ और तब्दीलियाँ भी हम करने जा रहे हैं। आपको पता है आजकल मैं जिधर भी जाता हूँ तो हमें तारीखी तरक्याती काम के ऊपर मुबारकबाद दी जाती है, लेकिन तरक्याती कामों के अलावा शहर का जो एक गवर्नेंस का निज़ाम है, जो रेगुलेटरी सिस्टम है, वो भी इंतहाई ज़रूरी है शहरियों की ज़िंदगी की मुश्किलात हल करने के लिए। और कुछ बुनियादी फैसले वज़ीर आज़म के पास हम लेके जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जल्द उनकी फॉर्मल मंजूरी हो जाएगी। जाहिर है अगर मैं ये बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब कि उसूली तौर पे वज़ीर आज़म इस बात की मंजूरी दे चुके हैं। जल्द उनकी फॉर्मल मंजूरी हो जाएगी। जाहिर है अगर मैं ये बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब कि उसूली तौर पे वज़ीर आज़म इस बात की मंजूरी दे चुके हैं। ये जो इस्लामाबाद में हमने एक नहीं दो इस्लामाबाद बनाए हुए थे, एक CDA का इस्लामाबाद और एक बाकी आप अपने खुद इंतजाम करें ज़िंदगी का, पानी खुद लेके आए, सीवेज खुद करें, गलियां खुद बनाएं, वो हम ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं। पूरे इस्लामाबाद के अंदर एक निज़ाम, एक रेगुलेटर करने जा रहे हैं। तो सारी हमारी जो दही यूनियन काउंसिल्स हैं, सब उसके अंदर भी वही जिम्मेदारी ली जाएगी शहर की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, जो सेक्टोरल एरियाज के अंदर ली जाती है। और दूसरा, इस्लामाबाद के अंदर जो बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ फैल गई हैं, उन्होंने एक अहम काम अंजाम दिया है
इस्लामाबाद के शहरियों की रिहाइश के लिए उन्होंने घर बनाए हैं, लेकिन इनमें से कई ऐसी हैं जिन्होंने कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी भी की है और वहाँ पे रहने वालों को बेतहाशा शिकायत भी है, क्योंकि प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी कहती है जी हमारे पास तो कोई इख्तियार है नहीं और सीडीए कहता है जी ये तो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है। तो ये जो तफरीक है हम इसको भी इंशाल्लाह ताला खत्म करने के लिए जा रहे हैं। हर इस्लामाबाद के शहरी का हक है कि उसकी हुकूमत उसका वैसे ही ख्याल करे जो किसी और शहरी के लिए, चाहे वो कितने पॉश सेक्टर में रहता हो, उसका ख्याल किया जाता है या वो सीडीए के सेक्टर में रहता हो। तो इंशाल्लाह ताला जल्द हमारी उम्मीद ये है कि वज़ीर आज़म से मंजूरी लेकर इस पर कानून साजी भी कर दी जाएगी और ये जो बहुत बड़े तरक्याती काम अभी ऑलरेडी आप देख रहे हैं, फिर सड़कें बन रही हैं, छोटी छोटी गलियां, हमारे स्कूल बन रहे हैं, 4 नए कॉलेज इधर NH1 के अंदर बन रहे हैं, अस्पताल जो 30 साल से कोई नहीं बने थे, एक साथ 3 नहीं 4 अस्पतालों के ऊपर काम शुरू हो रहा है इस्लामाबाद के अंदर। लेकिन इस सारे निज़ाम को कर देखने के लिए पानी की बहुत बड़ी स्कीमें आ रही हैं। मेरे ख्याल में 30 साल से तो कोई बड़ी स्कीम आई नहीं है इस्लामाबाद में। 10 करोड़ गैलन यौमिया पानी की गाजी बड़ौदा से स्कीम आ रही है। उसके अलावा जैसे अभी MOU साइन किया था हमने हाउसिंग के साथ और CDA के साथ, PCRWR जो इदारा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का, पानी की आपको पता है सब आप इस्लामाबाद में रहने वाले हैं, सबसे ज्यादा शदीद किल्लत है ही इस्लामाबाद में पानी की। तो ये तमाम इलाकों के लिए एक और बड़ा एक PCRWR के इदारे ने उसके साथ MOU साइन हो गया और इंशाल्लाह ताला अगले 6-8 माह के अंदर आप वो भी देखेंगे कि फौरी तौर पर भी आपको बेहतरी नजर आएगी अगली गर्मियों से पहले पानी की और उसके बाद 10 करोड़ गैलन का। लेकिन आखिर में जैसे मैंने कहा ना, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं अच्छी चीज़ें, इनका मुकम्मल फ़ायदा, इनका भरपूर फ़ायदा आवाम को सिर्फ उस वक्त होगा जिस वक्त शहर के अंदर एक गवर्नेंस का निज़ाम होगा जिसमें कोई तफरीक ना हो, जो पूरा शहर जो है और हर शहरी इस शहर के अंदर रहने वाला जो है उसको एक निगाह से देखा जाए। इंशाल्लाह ताला वो भी हम करने के लिए जा रहे हैं जी। सब्सिडी के ऊपर सब्सिडी खत्म करने जा रहे हैं। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर असद उमर मीडिया से वफाकी वज़ीर असद उमर साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और इस्लामाबाद से मुताल्लिक बात करते उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में नए अस्पताल बनाए जाएंगे और जब बात शजरकारी की हो तो उस पर भी उन्होंने एम्फसिस किया कि जो मानसून की शजरकारी है ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। बिल्कुल, और अपने ही इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे मैंग्रोव्स के हवाले से और इसी के इर्द गिर्द ये तमाम बातें घूमती हैं। मेवाकी जंगलात के बारे में भी कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद के शहरियों के लिए अब ये भी खुशखबरी है कि अब लाहौर के साथ साथ यहाँ पर भी मेवाकी जो है उसकी प्लांटेशन होगी, वो जंगलात जो हैं वो यहाँ पर भी लगाए जाएंगे। साइट्स ऑलरेडी इस्लामाबाद में है, हाँ, डिप्यूट कर दी गई हैं। अच्छा, हाँ, तो उसमें हम ये चूंकि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारी मेहमान रुखसाना साहिबा। रुखसाना साहिबा माजरत के साथ उस वक्त जब आप बात कर रही थी तो हमारी ऑडियंस समझ गई होगी कि उन तक ही कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर म्यूट रह गया था। तो पहले तो आपसे माजरत। हाँ, एक खातून की आवाज बंद की गई है, दबाई गई है, बहुत गलत बात है। भाई ये एहतजाज ऑडियो रिकॉर्ड किया एहतजाज आपका रिकॉर्ड हो गया जिसके लिए माजरत। चलें अब डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। हम मैंग्रोव्स के हवाले से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में खुशकिस्मती है हमारी कि ये इनकी तादाद में अब इजाफा होता चला जा रहा है। तो ये कितनी पॉजिटिविटी है, ना सिर्फ कारोबारी तरीके से भी चूंकि साहिली पट्टी पर रहने वाला इलाका और जो आबाद है वहाँ पर, और कि पाकिस्तान में इस तरह के जंगलात जो हैं वो प्रमोट हो रहे हैं। ये तो हमेशा से इसकी ज़रूरत थी और अब आप देख रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कि हमेशा से ही इन चीज़ों को फोकस्ड हैं कि हमें अपने मुल्क की एनवायरनमेंट ठीक करनी है। दुनिया में घूमे हैं तो देखा है उन्होंने कि कितनी सीरियसनेस है दुनिया में कि दरख्त भी लगाए जा रहे हैं, मैंग्रोव्स भी लगाए जा रहे हैं, सफाइयाँ भी हैं, बट ये कि हमारे मुल्क में ये चीज़ें नहीं थीं। अब प्राइम मिनिस्टर का आप देख रहे हैं इंटरेस्ट कितना ज़्यादा है, हर वक्त पूछते भी हैं और ख़ुद से भी हर एक्टिविटी पे पहुंच रहे हैं। तो इस हवाले से मैं यही कहूँगी कि अब इस्लामाबाद में भी जैसे 15,000 मेवाकी फॉरेस्ट में प्लांट्स लगेंगे जो कि 30 साइट्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे 23 साइट्स हैं जहाँ पे के सोसाइटीज़ में, हाउसिंग सोसाइटीज़ में भी करीबन हमारे 2,31,000 पौधा लगेगा इस्लामाबाद में। तो यहाँ पे भी देखें ज़रूरत तो हमेशा से थी, पूरे मुल्क में है, मगर हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में भी कितनी डिप्लीशन हुई है, फॉरेस्ट कट रहे हैं। अब हमारी गवर्नमेंट ने प्रोटेक्टेड एरियाज़ डिक्लेयर कर दिए हैं फॉरेस्ट को, तो वहाँ पे ना कटेगा दरख्त और ना कटा हुआ दरख्त उठाया जा सकेगा। तो इन चीज़ों पे इंशाल्लाह जो हमारी लेजिस्लेशन है वो जैसे इम्प्लीमेंटेशन आहिस्ता आहिस्ता हो रही है तो पूरी तरह से जब हो जाएगी तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि कोई दरख्त उठाया नहीं जाएगा, काटा नहीं जाएगा। टिम्बर माफिया को बेसिकली
باقاعدہ طور پر ہٹ کیا جا رہا ہے، کیا گیا ہے اور جو رہ گیا ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم لوگوں نے کنٹرول کر لینا ہے۔ رخسانہ صاحب اگر آپ شیئر کر سکیں، کیونکہ ذرا آپ نے کہا لیجسلیشن بھی ہو رہی ہے اور آپ نے کہا کہ اب کوئی درخت نہیں کٹے گا، کوئی درخت نہیں اٹھایا جائے گا، تو کیا ریسنٹ ٹائمز میں یا 3-4 مہینوں میں ہم نے ایسے کوئی انسیڈنٹس رپورٹ ہوئے ہیں کہ کہیں پر کوئی درخت کاٹ رہا اور پھر اس کو پکڑا گیا ہو؟ بہت سے ہیں جی، کوئی ایک نہیں ہے، بہت سے ہیں۔ اچھا، بہت سے ایسے کس جگہ پہ یہ کیسز زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں؟ یہ نارتھ میں ہی زیادہ ہو رہے ہیں، اس سائڈ پہ زیادہ کٹ رہے ہیں، مگر ہمارے کراچی میں بھی ایک درخت بھی کٹتا ہے تو سوسائٹی وہاں پہ بھی شور مچا رہی ہے، اور لاہور میں بھی جہاں کٹ رہے ہیں وہاں پہ بھی شور مچایا جا رہا ہے۔ بالکل، لاہور میں بھی بہت کم ہو گئے تھے، مگر ہم اس وقت وہاں پہ بھی ہمارا سب سے بڑا میواکی فارسٹ لگا ہے کل، تو یہ پرائم منسٹر جگہ جگہ ہمارے خود سے پہنچ رہے ہیں۔ اب گجرانوالہ میں ہم لوگ ایک گینیز بک آف ریکارڈ کے لیے 1 منٹ میں 50,000 پودا لگانے جا رہے ہیں، جس میں کہ پورے گورنمنٹ سکولز کے بچے انوالوڈ ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ہمارا پروجیکٹ ہوگا، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ دیکھیے گا کل یہ ہونے جا رہا ہے 3 بجے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم یہ دیکھیں گے تمام وہ شہر جنہیں ہم کہتے ہیں کانکریٹ کا جنگل، اب ان شہروں میں ہمیں سبزہ نظر آئے گا، وہاں ہمیں درخت نظر آئیں گے۔ بالکل، کیونکہ دیکھیں ہماری کوئی کنٹریبیوشن ملک کی صرف 1% ہے اس میں گلوبل وارمنگ میں، تو نیگلیجبل ہے، مگر یہ کہ ہم اس پہ فوکسڈ ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے امپروو کرنا ہے۔ ہمارے پاس اتنی انڈسٹری نہیں ہے، جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں چیزیں ہیں، الیکٹریکل گیجٹس ہیں جن کی وجہ سے ہم کاربن ایمیشنز کر رہے ہیں، یہاں پہ تو وہ چیزیں ہیں نہیں، مگر ہم نے پوری دنیا کو اگر سنبھالنا ہے، پروٹیکٹ کرنا ہے، تو وہ ہم پہ ایک بہت بڑا بوجھ آیا ہوا ہے اس وقت۔ ہماری عوام کو یہ سیریسنس شو کرنی پڑے گی کہ ہم اس وقت دنیا کو بھی دکھا رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ان کو بچانے کے لیے کتنا کام ہو رہا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ مجھے بتائیے گا کہ گورنمنٹ اتنی فوکسڈ ہے، نہیں ہم دیکھتے ہیں وہ میاں واکی کے جنگلات ہوں، وہ مینگرووز کی بات ہو، اربن فارسٹنگ کی بات ہو، اس کے ساتھ ساتھ کاربن ایمیشنز کو کیسے کم کرنا ہے، اس پر بھی تو گورنمنٹ بہت زیادہ فوکسڈ ہے۔ بالکل فوکسڈ ہے، اس میں ہم آپ دیکھیں الیکٹریکل وہیکل پالیسی ہم لے کے آئے ہیں، اس پہ بھی کام جو ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں بھی 2 اسٹیشنز بن گئے ہیں جس پہ کہ گاڑیوں کو چارج کیا جا رہا ہے۔ ہمارے جو 2 ویلر اور 3 ویلر ہیں، یہ 2030 تک ہم ان کو 30% تک لے جائیں گے۔ بالکل، تو سڑکوں پہ جب یہ سب سے زیادہ ایمیشنز ہماری ٹرانسپورٹ کرتی ہے، ہماری جتنی پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ اس پہ آ جائے گی الیکٹریسٹی پہ، تو اس سے ہمیں بہت زیادہ کاربن ایمیشنز کنٹرول ہو جائیں گے۔ درخت بے تحاشا لگ رہے ہیں، پھر ہم نے جو فیول ہے ہمارا وہ بھی 2 سے 4 اس پہ لے آئے ہیں کہ ہمیں امپرووڈ فارمولا مل گیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں جو کاربن ایمیشنز کو کنٹرول کریں گی، اور جو بھٹے ہیں ہمارے وہ بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ میکسیمم زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ آ جائیں۔ اس پر بھی گورنمنٹ نے بہت زیادہ، اس پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ مطلب ان کے بحیثیت شہری ہم اپنا رول کس طرح سے پلے کر سکتے ہیں ماحولیاتی آلودگی کو بہتر کرنے میں؟ سب سے بہتر تو یہی ہے، آسان ترین طریقہ جو ہے وہ ہے درخت لگانا، اپنے بچوں کے نام پہ جو پیدا ہوئے ہیں، جن کی برتھ ڈیز ہو رہی ہیں، اپنے والدین جو حیات ہیں، جو گزر گئے ہیں، سب کے نام پہ اور سب کی عمروں کے حساب سے۔ والدین 60-70 سال کے ہیں، ان کے 60-70 درخت لگا دیں اور ان سے کہیں سنبھالیں۔ کیا بات ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر سال بجائے اس کی کہ آپ ایک کیک کاٹیں، آپ ایک پودا لگائیں۔ کیک بھی کاٹیں، وہ بھی ضروری ہے، بٹ یہ کہ پودا لگانا اس سے بھی کیک کاٹیں ایسے، کیونکہ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل بڑا ٹرینڈ ہے آؤٹ ڈور ایونٹس کا، تو اگر آپ برتھ ڈے آپ نے کرنی ہے کسی گرین انوائرمنٹ میں تو اس کے لیے پہلے آپ کو خود کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا، آپ کو خود وہ پودے لگانے ہوں گے۔ اچھا، یہ جو آپ نے الیکٹرک وہیکل پالیسی کی بات کی، اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور زیادہ بہتری آ رہی ہے، چونکہ اس میں بھی کچھ ایشوز بہرحال فیس کرنے پڑے ہیں، تو کیا اس کو بھی اب بہتر کر لیا گیا ہے؟ ظاہر ہے جی، وہ ٹیدنگ پرابلمس تو ہوتے ہیں نا، کوئی بھی نئی چیز آپ جب انٹروڈیوس کرتے ہیں اس میں بہت سے ایسے ایلیمنٹس آ جاتے ہیں جو کہ پہلے آپ نے فورسی نہیں کیے ہوئے ہوتے، تو اس کو بھی کنٹرول کرتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہم نے اس وقت پیرس ایگریمنٹ میں یہ کہا ہوا ہے کہ 2030 تک ہم نے کتنا کاربن ایمیشنز کو کنٹرول کر لینا ہے، تو اس پہ اور اس پر مجھے لگتا ہے کہ جو ہم نے کہا ہے، جو وقت ہم نے دیا مجھ سے بہت پہلے یہ انشاءاللہ کر پائیں گے، وقت سے پہلے کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ آپ تو گفتگو کر رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مظہر صاحب لگتا ہے جو کارٹون ہے اس ٹاپک کا وہ تیار کر چکے ہیں، اور آج کا کارٹون ہے کیسا، یہ ذرا ان کے قریب بھی جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج انہوں نے کیا بنایا۔ واو، تو جو میں سمجھ رہا ہوں، شعیب سب سے پہلے تو میڈم کا شکریہ، انہوں نے بڑی خوبصورت گفتگو کی۔ میں نے اپنی والدہ کے نام کا ایک درخت لگایا تھا، اور میں نے یہ کئی سال پہلے سے مہم چلائی ہوئی ہے کہ ہر بندہ اپنی والدہ کے نام کا کم از کم ایک درخت ضرور لگائے، اور میں نے آج درخت کو
डॉक्टर दिखाया है। ये डॉक्टर ट्रीज हैं, ये हमारे लिए ऑक्सीजन फराहम करते हैं, हमें ज़िंदगी सांस लेना सिखाते हैं हमें। खुदा का वास्ता अगर आपके दरख्त इर्द गिर्द होंगे तो आपको कम इस्तेमाल नहीं होगा, कई और तकलीफ़ें नहीं होंगी और ज़िंदगी खूबसूरत भी नज़र आएगी। और मैंने अपने घर में बाकायदा एक पौधे लगाए हैं और क्या किया मैंने, छोटे छोटे फूलों के पौधे मैंने आम की खाली पेटियों में लगाए हैं। जो आम की खाली पेटियां थी उनमें लगा के उसमें गुले दोपहरी, तो वो मुझे सुबह सुबह उठता हूँ, उनको पानी देता हूँ, चिड़ियों का बाजरा डालता हूँ, वहाँ पे परिंदे। सबसे खूबसूरत बात है जो सैली इलाकों में मैं देखा भी है, मैं रहा भी हूँ कराची, परिंदे आते हैं बड़े खूबसूरत, रशिया से और कहाँ से ऐसे खूबसूरत परिंदे आते हैं। पेलिकन्स आते हैं, पिंक पेलिकन्स आते हैं, बिल्कुल जी। इतने खूबसूरत वो पिंक पेलिकन्स हैं। और आई थिंक वो लास्ट मंथ तो बहुत ज्यादा हमने देखे भी, कुछ ऐसे विजुअल्स भी आए थे, बिल्कुल बहुत खूबसूरत है। तो परिंदे वो माइग्रेट करते हैं जी, वो एक जगह से दूसरी, तो हमारे यहाँ पे बहुत आते हैं सिंध हम तो में। बल्कि उन्हें समझे ही पुकारते हैं कि आप आए, हमारे पास वो नेचुरल हैबिटेट मौजूद है। वो खत्म हो रहे हैं, हाँ जी, लगाने पड़ेंगे। इमरान खान साहब जो 2 काम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं मैडम एक छोटी सी बात और करना चाहूँगा। कुछ ऐसे एलियन ट्रीज हैं, मैं इस पे आर्टिकल लिख चुका हूँ, जो नुकसानदेह भी होते हैं। बिल्कुल ऐसे है जी, कराची में ऐसे हैं भी। हम पूरा नर्सरियों में ऐसा एक पौधा मौजूद है जिसका एक पत्ता किसी के मुंह में चले जाएगा, उसको पालन हो सकता है। इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना है। नहीं, वो जरूर बताइएगा जी, वो कौन सा प्लांट है। बड़े खूबसूरत हैं, हमारी बेलियां हैं, हमारे बिल्कुल ठीक है, ठीक है, थैंक यू मज़र साहब, बहुत शुक्रिया। और आज आपकी गुफ्तगू से मैं ये कह पाऊंगा यहाँ पर कि आज हम सब जरा सुबह पाकिस्तान के नाम का एक पौधा लगाएं, हमारी पूरी टीम भी और जो हमारे व्यूवर्स हैं प्यारे वो भी और ये बताएं कीजिए। उनको कि ये एक मशीन है, जैसे बॉडी एक मशीन है, बॉडी absolutely है right। जैसे, इसी तरह से ये भी एक मशीन है जो हमारी हवा को साफ करती है। बिल्कुल। जैसे हम लोग खाते हैं और हम पूरा वो डाइजेस्ट करते हैं, इसी तरह से ये भी अल्लाह ने एक मशीन इंसानों के लिए बनाई हुई है, ये तो हैवानों के लिए ऐसा बनाई खूबसूरत हुई है। तोहफा है, बिल्कुल, ये इतना खूबसूरत तोहफा है। वैसे भी बिल्कुल। कहते हैं ना कि हम अल्लाह की किस किस नेमत को का ठुकराएंगे। शुक्रिया अदा करें कि हर बिल्कुल। चीज़ ही बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत और एक बामकसद है। और जब वो बात पौधों की हो, जो एलियन ट्री का जिक्र किया मजर साहब ने, उस पे भी हम सेगमेंट रखते हैं, कोशिश करते हैं कि कल इस पर बात करें। क्योंकि ज़ाहिर है हमारी कोशिश बताया रही है। जाए हाँ कि मतलब कौन से ऐसे दरख्त हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, तो उस पर भी हमें जरा फोकस करना और इसके पड़ेगा। साथ साथ कि मानसून है तो कौन से पौधे आपने लगाने हैं, ये सीजन किस पौधे के लगाने का है। और इसमें जो फल आप खा रहे हैं उसका बीज मत फेंकिए, मत ज़ाया कीजिए, कहीं ना कहीं उसको प्लांट कीजिए। रुखसाना साहब, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थी। मैं ये भी बताना चाहूँगी जी, 50,000 जो पौधा लग रहा है इस वक्त गुजरांवाला में, ये सारा फलदार है माशाल्लाह, 50,000 फलदार सिर्फ साया नहीं, फल भी मिलेगा। क्या बात है, बहुत शुक्रिया रुखसाना साहब। आप ये भी बड़ी प्यारी बात है कि जो पौधे दरख्त लगा रहे हैं कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट ट्रीज लगाएं। और इमेजिन कीजिए कुछ सालों बाद जब वही पौधे दरख्त बन जाएंगे और बहुत ज़्यादा फल होगा तो वो तमाम फल हम एक्सपोर्ट करेंगे, डॉलर पाकिस्तान आएगा, कितना फ़ायदा होगा। अच्छा जी, अब हम आपको लेकर चलते हैं। ये सब बाग हैं, ये सारे ख्वाब पूरे होंगे, सच्चे भी होंगे, लेकिन उसके पहले हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। नहीं, रुखसाना साहब, हाँ, ब्रेक पर जाने से पहले मैं सोच रहा था कि मैं क्यों ना आपको आज हुसैनी ब्रिज दिखाऊं। और हुसैनी ब्रिज जनाब, ये गिलगित में एक ब्रिज है। जब भी मैं तस्वीरों में इसको देखता हूँ मेरा दिल तो चाहता है कि मैं फौरन से जाऊं और इस पुल को अबूर करूं। बहुत खतरनाक वो ब्रिज लगता है। हमारी बहुत ही दबंग रिपोर्टर हैं शाहीन, और उन्होंने वहां पर जाके उस ब्रिज को एक तो मैं कहूँगा कि अबूर किया, आसपास एक्सप्लोर किया। अच्छा, और जो लोग वहां पर थे, कल हमने कुछ वीडियोस देखी, बड़े प्यारे प्यारे से बच्चे जो ये सोच कर गए थे कि हमने इस ब्रिज को क्रॉस करना है, उन्होंने वो ब्रिज क्रॉस के बहुत ही डिफिकल्ट है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड। ये हुसैनी ब्रिज है, आपको दिखाते हैं उस पर शाहीन की रिपोर्ट। देखिए, गिलगित बल्तिस्तान का इलाका कुदरती हुस्न से मालामाल है। यहाँ के लोग इंतहाई बहादुर और मेहनत कश हैं, जिसकी एक मिसाल दुनिया की खतरनाक तरीन पुल हुसैनी गोजाल में वाक़ा है, जिस पर लोग अब भी बोझ उठाकर सफर करते हैं और एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं। हमारे ख़वातीन जो मतलब जितने भी बोझ होते हैं वो इसी पुल से लेके आते हैं। उनके लिए ज़्यादा तकलीफ हमारे ख़वातीन को होते हैं और बाकी जेंट्स भी लेके आते हैं। इस पुल को देखने के लिए दुनिया भर से सयाह इस इलाके का रुख करते हैं। सयाहों का कहना है इस पुल से गुजरकर वो इंतहाई लुत्फअंदोज होते हैं।
काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं जब यहाँ पे हम ऊपर हमारी गाड़ी पार्क हुई थी, जब मुझे पता चला कि नीचे आ रहा है तो फिर मैं काफ़ी एक्साइटेड था। जब मैं नीचे आया तो फिर मैंने सारी चीज़ देखा। पहले मुझे पिक्चर्स में मैं सिर्फ देखता था, पिक्चर्स में मैंने ये काराकोरम माउंटेन्स देखे, ये सारी चीज़ें देखी, लेकिन आज मैंने हकीकत में ये चीज़ें देख ली। मैंने वो सारी ब्रिज 20 तक कंप्लीट कर लिया, लेकिन जब मैंने नीचे देखा तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जो ब्रिज है वो हिल रहा है। एक्चुअली ब्रिज नहीं हिल रहा था, वो पानी नीचे जो रनिंग वाटर है तो वो हिल रहा था, तो वो मुझे काफ़ी डर लग रहा था, तो फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, ये मेरा ड्रीम था। आज मेरा ड्रीम मेरे बाबा, प्यारे से बाबा ने कंप्लीट कर दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और मैं बहुत एक्साइटेड भी थी। बच्चे होते हुए मुझे वैसे तो जाने ही देते और मेरे लिए डेंजरस है, मगर बचपन से मैं बहुत शौक है ऐसे चैलेंजेस का, इसलिए मैं चढ़ गया और बहुत मज़ा भी आया था। यहाँ पे जो मैं आया हूँ आज हुसैनी ब्रिज पे, तो ये एक बड़ा एडवेंचरस था मेरे लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि मुझे बताया गया था कि बीइंग अ ब्लाइंड मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुरू से ही जो है वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करता आया हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मैं हुसैनी में सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर हूँ। हम इस इलाके के किसी लोकल से इस ब्रिज के हवाले से इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ये अभी जो बने हैं ये 2014 में बने। 1960 में जो बने थे वो डूब गया था अताबाद झील की वजह से, तो गवर्नमेंट ने हमें ये रिपेयर किया है। ये असल में बना था अपने गांव के लिए। तो पहले गुलमित में बने थे, इस साइड से आते थे, तो वो फिर गांव वालों ने खुद ये बनाया था अपनी। हमारा आबादी वहाँ पे उस साइड पे ज़्यादा है, ज़राबाद नाम के, हमारे पूरा आबादी उस साइड पे है। पहाड़ों की झुरमट में वाक़ा ये पुल अब भी ज़माने कदीम की याद ताज़ा कराता है, जब लोग पैदल मीलों सफ़र किया करते थे। भाई खूबसूरत, बहुत ही प्यारी रिपोर्ट थी और शाहीन ने भी बड़ी मेहनत की, बड़े दबंग अंदाज में गई है वो इस पुल पर और इस पुल को सर किया उन्होंने। और बच्चे आपने देखे शुएब, लेकिन माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से उन्होंने किस तरह से मतलब मूवमेंट की और बड़े कॉन्फिडेंट होकर बता रहे थे अपने बारे में। एक गलती इन सब ने की है, हमें साथ लेकर नहीं गए। या ये जो गलती है ना, ये अब हम अपने प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे कि वो इसका खमियाजा भुगतें और हमें भी वहाँ की सैर करवाएं। बहरहाल ये खूबसूरत रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की, लेकिन साथ ही साथ एक और खूबसूरत शख्सियत है जिसके बारे में हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, उनका तारुफ आपसे करवाना चाहते हैं, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि हमने कामयाबी अगर हासिल करनी है तो उसके लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमें दो बाजू, दो टांगे, मतलब हमें हमारी जो जितनी भी जिस्मानी खुसूसियात हैं उनसे नवाजा है। लेकिन ऐसी शख्सियत जिनको अल्लाह ताला ने ख़ुद से ही अपने फ़ैसले से ही कुछ महरूम रखा हो कुछ जिस्मानी खुसूसियात से, लेकिन वो फिर भी आपको फुलफिल और कामयाब नजर आए, तो क्या ही खूबसूरत। क्योंकि इनके लिए बड़ा अच्छा एक टर्म है जी, पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटी। ये ज़रा सोच लीजिए कि अगर कोई खुदा ना खास्ता कमी है तो अल्लाह ने कहीं ना कहीं और आपको नवाज दिया, अल्लाह ने कहीं ना कहीं और से उसे पूरा कर दिया। किन की बात मैं कर रहा हूँ, ज़रा एक वीडियो आपको दिखाते हैं, फिर तारुफ भी कराएंगे, मुलाकात भी कराएंगे।
मोहम्मद रिजवान, इनका ताल्लुक है वाकेंड से। ये टेक्सला के बिल्कुल साथ है, बड़ा खूबसूरत ये इलाका है वाकेंड, वहाँ से इनका ताल्लुक है। आज स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद रिजवान साहब, कैसे हैं आप? माशाल्लाह माशाल्लाह। आने के लिए बड़ी खुशी हुई, आप यहाँ पर आए, आप जज़ाकल्लाह। चलकर आए, देखा हमने आपको, जज़ाकल्लाह। फिर जो वीडियो हमने आपसे दरख्वास्त की थी कि कुछ हमें बनाकर भेजे ताकि हम वो तारुफ, वो जिंदगी बेशक। की ऊंचाइयाँ नीचाइयाँ, वो जो अप एंड डाउन होते हैं वो हम लोगों के साथ शेयर कर सकें कि जज़ाकल्लाह। रोजमर्रा जिंदगी में आपको डेली बेसिस पर किस किस्म के मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सो वी आर वेरी ऑनर्ड कि आप यहाँ पर आए और इस शो को बिल्कुल देख रहे हैं। रिजवान साहब, मैं हम जानना चाहेंगे थोड़ी सी आपकी कहानी। कोई हादसा हुआ था या ये बाय बर्थ था, उसके बाद आपने कैसे कूप अप किया? ये मैं दरअसल में ये बाय बर्थ है मेरा, ये जो प्रॉब्लम थी तो ये है कि मतलब यानी इंसान जो है ना वो अल्लाह ने उसको बड़ी यानी कुछ करना चाहे ना तो उसको अल्लाह ने एक अक्ल से नवाजा है, जो कि बंदा, अब ज़ाहिर है मैं शुरू से कोई थोड़ी मेरी एक ये खामी थी कि मैं थोड़ा सा तालीम से भागा हूँ, तो वरना मैं अगर तालीम जो है ना वो अगर होती तो फिर ज़ाहिर है इन मसाइल का मुझे जो है ना वो सामना ना होता। तो वो थोड़ी ये प्रॉब्लम थी। बहरहाल ये है कि मैंने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया है ना वो मेहनत, ठीक है नहीं, इस यानी कि बड़ी ये लंबी दास्तान है बंदा, वो जो है ना यानी यूँ मैं आपको ये बताऊँ कि उस वक़्त अभी मैं यानी 13-14 साल की एज में था ना, तो मैं कराची एक जगह एक होटल पे जो है ना मैंने काम किया, तो वो बंदे ने मुझे जो है ना जो मेरी उस वक़्त की जो मेरी यूँ कह लें कि मेरी जो पैसे थे ना वो उसने देखा, यार ये बंदा डिसेबल है तो चलो इसको जो है ना, तो मैंने कहा यार ये तो मैंने मेहनत की, आप मुझे इसका कहता है जी, वो उसने ज़ाहिर है कोई इस तरह, बहरहाल मैं चला गया उन थाने में। तो वो इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो थाने में गया उन्होंने, तो मैंने कहा जी मैंने तो उधर तो रोटियाँ पकाई हैं। अब ज़ाहिर है सेंस रखने वाला आदमी वो तो इस चीज़ से कहता है नहीं यार एक बंदा, एक हाथ वाला बंदा ये दावा करता है, लेकिन वहाँ पे जो थी ना उस वक़्त एक खातून थी, अल्लाह उनको अपने मतलब यानी अगर वो जिधर भी हैं अल्लाह उनके लिए बड़ी आसानी करे, आमीन। तो वो उन्होंने कहा नहीं यार ये बच्चा ये कहता है ना, आप ऐसा करो कि नहीं मैं इसको ज़रा चेक करूँगी कि ये झूठ बोलता है या। फिर उन्होंने क्या किया कि जी वो एक मतलब आटा मंगाया, तो जिस वक्त मैंने खाली उनको पेड़ा ही बना के दिखाया ना तो कहती है नहीं ये बच्चा झूठ नहीं बोलता। वो फिर उधर जो है ना वो फिर गई, पुलिस वाले गए, उन्होंने जाके जो है ना बंदे को फिर लेके आए, फिर तो ज़रा वो जो भी पैसे पूछूंगा हमारी सुलह हुई, लेकिन ये वो पुलिस वाले भी कह रहे थे कि नहीं यार ये बंदा झूठ से काम ले रहा है। तो मैंने कोशिश ये की है कि यानी ये मेहनत करके ना, तो उसमें ये है कि बिल्कुल सही है, आपने वो मेहनत की ताकि हाँ। आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सपोर्ट सकें, करें, अपने बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह। सपोर्ट कर सकें। थोड़ा सा बताएंगे कितने बच्चे हैं, आप क्या कर रहे हैं? मेरे माशाल्लाह अल्लाह ने मुझे पे बड़ा करम किया है कि मुझे अल्लाह ने बेटियां दी हैं। माशाल्लाह, आपके घर में रहमत है। अल्लाह माशाल्लाह की रहमत है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मुझे जो है ना ये है कि बच्चियों के लिए मैंने ये है कि उनको एक माशरे के लिए यानी कि बेहतर लोग, और फिर ये है कि मेरी बड़ी बेटी मेडिकल कर रही है। अच्छा, वो डॉक्टर बन रही हैं? डॉक्टर बन रही है, माशाल्लाह तो माशाल्लाह। उसके लिए जो है ना बड़ी ये है कि अल्लाह यानी हमारे मुल्क में थोड़ी सी एक तो मैं खुद क्योंकि इस प्रोसेस से गुजरा हूँ ना, तो थोड़े से मसले ये होते हैं ना कि हमें जो है ना तरबियत वाले लोग कम मिलते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। तो इसमें जो है ना ये कोशिश है कि चलो मेरी बेटी जो इंशाल्लाह आप एक दिन जो है ना वो बड़े जो है ना, मेरा ये है कि अपनी लाइफ से कमिटमेंट कि इस माशरे को ऐसा यानी कि बंदा यानी मेहनत पे जो है ना फोकस, और फिर जो मेहनती आदमी की औलाद होती है ना उसको अल्लाह कहीं ना कहीं ज़रूर ले बेशक हमारी दुआ है अल्लाह आपकी बेटियों का बहुत अच्छा नसीब बस करे। ये है तो अल्लाह आसानी करे जी, आमीन। तो ये है कि मेरी बच्चियाँ जो है ना उन पे लिए काफ़ी मुझे फिर इसलिए जो है ना मुझे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। ये जो आपने मेरी जो वीडियो चलाई है ना, तो उसमें मुझे ये है कि फिर थोड़ा सा उनके यानी इशू तकरीबन वहाँ से इधर ट्रैवलिंग और फिर इधर यानी वहाँ हमारा सेटअप है, तो ये है कि थोड़े मसाइल होते हैं, लेकिन फिर भी इतनी मुश्किलात के बावजूद भी पा लेते हैं और अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करे और इस तरह से आपकी बेटियां आगे बढ़ रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं। उम्मीद करते हैं जो आपकी
बाकी बेटियां हैं इंशाल्लाह से आपका नाम रोशन करें इंशाल्लाह मेरा पूरा बेटियां रहमत होती हैं और आजकल तो बेटे ही नहीं बेटे भी बाइस वही बेटियां इनका बाजू हैं, वही बेटियां इनको बल्कि पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगी। इंशाल्लाह। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे नाजरीन, कहीं मत जाइए, साथ रहिए, वापस आएंगे थोड़ी सी देर में। ख्वाब, अज़्म, इत्तेहाद, जुस्तजू, कामयाबी, लगन, जिंदगी, शर्फ, इन सब से मिला हमें हमारा पाकिस्तान। और अब मिलकर उठाएंगे हम अपना हर कदम वतन के नाम। वेलकम बैक। सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। और अब हमें इस सेगमेंट में हमारी बहुत ही प्यारी मेहमान शख्सियत ज्वाइन कर चुकी हैं, फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन फहमीदा मिर्जा साहिब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? माशाल्लाह, आप भी बहुत अच्छी, हम भी बहुत अच्छे, हम सब मुस्कुरात रहे हैं। लेकिन एक मामला ऐसा जिसने थोड़ा सा आपको भी, थोड़ा सा मुझे भी, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को, यानी हर पाकिस्तानी को अपसेट किया। आज हम उसी मामले पर बात करेंगे आपसे। ओलंपिक्स, जब भी मैं किसी एथलीट से बात करता हूँ ना फहमीदा साहिबा, और मैं उससे सवाल करता हूँ कि आप क्या करना चाहते हैं, वो कहते हैं जी मैं ओलंपिक्स में जाना चाहता हूँ, मैं ओलंपिक्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, मैं इस ग्रीन फ्लैग को वहां लहराना चाहता हूँ। वो बड़ी मेहनत करता है, वो बड़ी कोशिश करता है, वो टैलेंटेड होता है। पाकिस्तान इज सुपर टैलेंटेड, लेकिन यही एथलीट जब वहां पर जाते हैं परफॉर्म नहीं कर पाते। आई एम श्योर ये मसला एथलीट का नहीं है, ये मसला कोई और है। आज इस मसले पर हम बात करेंगे कि मसला है क्या, और इस बार जो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के एथलीट्स गए, मेडल्स हासिल नहीं कर पाए, परफॉर्म नहीं कर पाए, गलती किसकी, कोताही किसकी, और अब क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इब्तिदा बहुत अच्छी की कि आप भी अच्छे, हम भी, ये पूरी कौम बहुत अच्छी है, हमारा मुल्क बहुत अच्छा है और इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है। वो यकीनन एक पास्ट की पॉलिसीज़ और जो चैलेंजेस थे उसने बहुत वो किया। लेकिन आपने जो एथलीट की भी बात कही, ये भी मेरे लिए बहुत खुशाइन है कि हर एथलीट कहता है कि मैं उनमें, तो वो जो होप है और वो जो उसका जज्बा है उसकी कदर होनी चाहिए। एंड आई थिंक हर पाकिस्तानी को, वो चाहे जिस फील्ड में हो, उनको टारगेट यही करना चाहिए। बट यकीनन उसके लिए जो भी पीछे मेहनत और उसकी ज़रूरत है वो अपनी जगह है, लेकिन खुद बच्चों की अपनी मेहनत होनी चाहिए। क्या वजूहात हैं? देखें, ये आज से नहीं, लास्ट आपका मेडल आया था 1992 में, और वो भी एक हॉकी में। तो आप उस वक्त से देख लीजिए, और आप कौम, जो आपने कहा, मैं कहती हूँ पूरी कौम इस हवाले से कंसर्न है।
اور ہم ہر روز نیچے جا رہے ہیں, ڈکلائن کیا ہے, اور میرے خیال میں دوسرے ایریاز میں بھی, سیکٹرز میں بھی ہمارا یہی حال رہا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ انسٹیٹیوشنز نہیں بنے؟ کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ اب 2008 سے تو ایک کنٹینیوٹی بھی تھی, مجھے بہت امید تھی کہ اب جو ہے کہ ہمارا فوکس ہوگا, اور خاص طور پہ 2010 میں جب 18ویں ترمیم آئی ہے, اس کے بعد صوبوں, تو میں نے کہا گراس روٹ لیول تک یہ پیسے جائیں گے, اور انشاءاللہ ہم جہاں سے ٹیلنٹ ہنٹ آتا ہے, ہمارا بچہ چاہے اسکول میں کتنا کمزور ہو, لیکن یہ جو چیز ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹیز, اس میں ہم نے ان بچوں کو اس طرف واپس لے کے آنا ہے. یوتھ بلج ہے ہمارے پاس اس وقت, ہمارے جو نوجوانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے, اور اس کے لیے جو تھا کہ یہ سپورٹس جو تھا وہ لو ہینگنگ فروٹ میں سمجھتی ہوں, ایک ایسی چیز تھی کہ جس کے لیے کوئی اتنے خرچے بھی نہیں تھے, لیکن ہم کو اس طرف لانا چاہیے تھا. صوبوں کو اپنے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی طرف جانا چاہیے تھا, بڑے بڑے کمپلیکسز کی بجائے چاہے ہر تحصیل لیول پہ چھوٹے چھوٹے پلے گراؤنڈز. اس پہ تھوڑا سا رکتے ہیں, مطلب یہ کہ صوبائی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو مطلب صوبائی سطح کا زیادہ اس میں رول ہے 18ویں ترمیم کے بعد, کہ صوبوں کو اپنے اختیارات کے مطابق اس پر خود آگے بڑھنا ہوگا, بجائے اس کے کہ جب ہارتے ہیں تو ہم ذمہ داری وفاقی گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں. نہیں, میں ایک ایڈ کروں, چونکہ آپ نے بات کی کہ سپورٹس کمپلیکسز بہت بہتر ہونے چاہیے تھے صوبائی سطح پر, کس صوبے میں مسئلہ زیادہ ہے؟ دیکھیں, میں اگر اب اس طرح جاؤں گی تو شاید لگے کہ میں کوئی پتہ نہیں باعث, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں, اور یہ بھی میں یہاں ضرور اپریشیٹ کروں گی کہ جو پنجاب کے سپورٹس منسٹر ہیں وہ کافی محنت کر رہے ہیں, ایٹ لیسٹ اس گائیڈ لائنز پہ جو ہم اوپر سے وہ دیکھ رہے ہیں, اور جو بھی ہم نے اب نیو پالیسی دیکھیں اس میں یونیفارمٹی کی بہت ضرورت ہے. پر میں پہلے جو بتا رہی تھی آپ کو کہ جی گراؤنڈ پہ بڑے بڑے کمپلیکسز کے بجائے آپ سیورل پلے گراؤنڈز بنائیں. دیکھیں آج گلیوں میں بچے کرکٹ کھیلتے ہیں, آج آپ دیکھیں گے کہ بچے گلے, تو کیا وجہ ہے کہ صوبائی میں نے ایجوکیشن منسٹرز کو خط لکھا ہے کہ پلیز اسکولوں میں یہ ان کے کریکولم میں یہ سپورٹس مینڈیٹری کریں. جب تک اسکولوں میں نہیں ریوائیو ہوگا, جب تک کہ آپ کے وہ بچے جو ان کو پلے گراؤنڈز گھروں اسکولوں میں نہیں ملیں گے, اور آپ کے جو بھی آپ نے دیکھا کہ یہاں تو گرین بیلٹس پہ بھی کنسٹرکشن شروع ہو گئی, یہاں پہ پلے گراؤنڈز ختم ہو گئے, ابھی آج کل ایک کیس بھی چل رہا ہے پنڈی میں, وہ بھی آپ نے سنا ہوگا. دیکھیے بہت ضروری تھا کہ ایک تو صوبائی حکومت نے اپنا رول ادا کرتی, اور کیونکہ فیڈرل کا رول آتا ہے جب بچہ ایلیٹ بن جائے, وہاں تک آ جائے, لیکن آپ نے جو سپورٹس کلچر ریوائیو کرنا ہے, ایک دفعہ پھر آپ نے ان کو چاہیے کہ میکسیمم لیس ڈیولپڈ ایریا کے بچے جہاں ایکسٹریمزم کا ڈر ہے, جہاں پاپولیشن ایکسپلوژن ہے, آبادی ان وہاں کے بچوں کے لیے یہ بہت آسان طریقہ تھا. اس کے ساتھ فیڈریشنز, دیکھیں نیشنل سپورٹس فیڈریشنز کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور نیشنل سپورٹس فیڈریشن کا جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈسٹرکٹ لیولز پہ آپ کے کلبز ہوتے ہیں, رجسٹرڈ ایسوسیشنز ہوتے ہیں, وہاں سے وہ کلبز اپنی مقابلے کراتے ہیں, تو ان لوکل ایریاز کی ٹیمز بنتی ہیں, وہاں سے وہ ٹیمز نکل کے اوپر آتی ہیں, پھر وہی بچے اسکولوں میں بھی اپنے کھیل رہے ہوتے ہیں, اور ٹیلنٹ ہنٹ وہاں سے شروع ہوتا ہے. دنیا میں بچے 6, 7, 8 سال کے جہاں جن بچوں میں پوٹینشل ہوتا ہے ان کو وہاں سے اٹھا لے کے اوپر لایا جاتا ہے. آپ نے چونکہ بات کی کہ پوٹینشل کی اور بچوں کی, تو ایک ویڈیو ہمارے پاس ہے, اور وہ بچے ایسے جن کو نہ پلے گراؤنڈ ملا, جن کو نہ سپورٹ ملی, جن کو نہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا, لیکن وہ کتنا زبردست ٹیلنٹ دکھا رہے ہیں. آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں. جی
तो खेतों में, खलियानों में, ट्रैक्टर पर, ट्रॉलों पे इस तरह से जिम्नास्टिक परफॉर्म किया जा रहा है डॉक्टर साहब, आपने देखा कि बड़े खूबसूरत तरीके से। मैं क्योंकि मेरा गांव से भी ताल्लुक है, मैंने खुद देखा है, ये तो आप वीडियो देख रहे हैं, जो ये एक नेचुरल स्टिंक्ट है। मैं माँ हूँ, मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, नेचुरल स्टिंक्ट है। आप बताइए, जब छोटा सा बच्चा होता है, आप उसके रिफ्लेक्सेस डेवलप करने के लिए उनके हाथों में बॉल पकड़ा देते हैं कि खेलें, उसको किक करें, ये उसकी डेवलपमेंट है। तो ये तो एक नेचुरल है, और ये हमारा एक, पता नहीं कितने लोगों को पता हो, ये उनका फंडामेंटल राइट है। और जब तक आप फंडामेंटल राइट को नहीं रिकॉग्नाइज कि ये उनका राइट है, अब आ जाइए स्पोर्ट्स फेडरेशंस की क्या जिम्मेदारी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी इसी पर आना क्योंकि वो स्पोर्ट्स फेडरेशंस जो क्लब लेवल पे और ऐसे, वहाँ से उनको इस किस्म के बच्चे जिसका जो पोटेंशियल है उसको उस डायरेक्शन में, वहाँ स्कूलों का और इनका और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को फंडिंग करनी होती है, सूबाई हुकूमतों को वहाँ फंडिंग करनी होती है, और वहाँ से वो बच्चा फेडरेशंस ले के फिर वो सूबाई लेवल पर आती हैं वो टीमें, सूबाई से फिर वो फेडरल उस पर आती हैं, इंटर प्रोविंशियल कॉम्पिटिशंस हों, एंड फिर आपकी नेशनल। देखिए, कोई जेन्युइन फेडरेशंस गिनती की 1-2 होंगी। तो आप लोग क्यों नहीं इसको हल कर रहे? बिल्कुल, कोई तब्दीली क्यों वहां पर क्यों नहीं आती मैनेजमेंट में? अब वहीं बात आ जाती है, अच्छा फेडरेशंस को वो करना, उसके बाद आ जाइए पाकिस्तान ओलंपिक कमेटी। पाकिस्तान ओलंपिक कमेटी कहती है कि मैं सब बताऊंगी कि आपने क्या करना है, पॉलिसी भी मैं दूंगी, मैं बताऊंगा कि जी फेडरेशन कौन सी। 17 साल से वो बैठे हुए जनरल आरिफ साहब, और 17 साल से पाकिस्तान, आप देख लीजिए कि क्या हमारी डिक्लाइन हुई है या ऊपर गई है, कितने मेडल्स लिए। क्या उन्होंने किसी फेडरेशन के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया? उनके लिया जिन्होंने उनको वोट नहीं किया। और आपका चैनल, क्योंकि यकीनन पीटीवी पूरी दुनिया में देखा जाता है, और ये एक ऑनेस्टी नहीं होगी अगर मैं ये चीज़ ना बताऊं। देखिए 1948 में जब ये ओलंपिक कमेटी थी, उस वक्त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनके पैट्रन थे। अगर वो उस वक्त पैट्रन थे, उस वक्त से लेके 2019 तक सदर पाकिस्तान उसके पैट्रन। इन्हें क्या हुआ कि इन्होंने वो पैट्रन वो हटा दिया, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी ना, किसी लेवल पे, किसी प्लेटफॉर्म पे उन्हें पूछा ना जाए। और अगर वो कहें तो आप कहेंगे मैं पाकिस्तान को सस्पेंड करा दूंगा। ये अभी भी कहा जाता है जी, इस गवर्नमेंट को भी कहा गया है, नाकामियों के बावजूद कहा जाता है। मैं ठीक समझ रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट की कोशिश हो कि सिस्टम को ठीक किया जाए तो फिर डराया जाता है। जी बिल्कुल डरा। आज भी मैंने जब उनके साथ के जो हम स्पोर्ट्स पॉलिसी के आइए एक रेगुलेट करें, मैंने उनके साथ शेयर भी की है, मैंने फेडरेशंस के साथ भी शेयर की है, और वो उसके बाद जिस तरह की नेगेटिविटी का, अभी तो हमारा 0 ड्राफ्ट था, आप वेट तो करते, आपने जल्दी से सारी फेडरेशंस के उनको बुलाया जो इनके हैंड पिक्ड लोग हैं, इनकी अपनी मर्जी से है, जिससे वो समझते हैं कि कोई मफाद है, जो वोट देगा उसे करते हैं। अब उसमें उन्होंने एकदम से वो मीटिंग बुलाई और जी रेजोल्यूशन कर रहा हूँ, हालांकि कोई रेजोल्यूशन भी नहीं बहरहाल, लेकिन ये कि हुकूमत हमारे मैटर में, क्योंकि ये आईओसी चार्टर में कतई ऐसा नहीं है, ये उसकी आड़ में इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे मुल्क के बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इसीलिए और फेडरेशंस भी उभर कर ना सिर्फ उस तरह से सामने आते, और अगर क्योंकि पिक एंड चूज आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पैरेलल फेडरेशंस बना रहे हैं, अब हमारे पास वो भी बैठे होते हैं, वो भी हैं। आज ही मैं आपको बता दूं, मुझे, मैं उस अखबार का नाम नहीं लूंगी, लेकिन मुझे निहायत अफसोस होता है कि इस तरह भी के लोग हैं, या वो जो कॉलम्स बार बार लिखे, वो जैसे उनके स्पोक्समैन बने हुए। आज भी क्या, अगर पूरी मुल्क मुझसे सवाल कर रहा था कि बैडमिंटन में कि वो जो चले गए, इनके सेक्रेटरी भी थे और मैनेजर, इसी तरह तलहा के साथ जो कोच नहीं गए, वो फलस्तीन के कोच ने कोचिंग और इनके भी अब वो पूरा मुल्क मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं किससे सवाल करूंगी? हमें तो सिर्फ ये कह दिया जाता है ये एक्रेडिटेशन हुई है, बस ये लोग जाएंगे, लेकिन वो मेरे मुल्क को करके बताया जाता है। जी, आप लोग उस लिस्ट को देखकर पूछ नहीं सकते ये कौन कौन जा रहा है, किस कैपेसिटी में जा रहा है? देखिए, जब आप लिस्ट वहाँ तब आती है, इनको चाहिए कि एक्रेडिटेशन तब करें कि हमारे पास पहले लिस्ट, बिल्कुल हम उसको देखें, फिर वो एक्रेडिटेशन। यहाँ पे पहले एक्रेडिटेशन करा के और आप कहते हैं अब तो डेट खत्म हो गई, मतलब आप
कुछ आपको मतलब नॉमिनेशन करने का मौका और वक्त ना दिया। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अब आपके पास जब एक्रीडेशन के बाद जब लिस्ट आ जाती है तो फिर आपको ये होता है कि अब तो वक्त ही नहीं है, कर दो। नहीं है। और आप इनसे कहें, देखिए इस हद तक मैं बताऊं कि जो हमारे डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हैं, उनकी अपॉइंटमेंट जाहिर है मार्च में लास्ट डेट थी एक्रीडेशन की, लेकिन अप्रैल में उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। हमने यही चाह रहे थे कि उनको हो, और वो जानते हैं कि डीजी है। इनका तो काम था कि खुद से आगे आके कहते लेके लाइए। अब डीजी आ गए पाकिस्तान के, जिसको सेक्रेटरी होना चाहिए, उनको आपने एक्रीडेशन नहीं दी। कहा नहीं, मैं जिसको पिक करूंगा, हम जिसको चूज करेंगे, और कोई नीचे डायरेक्टर से लिखवा लिया, किसी एक डायरेक्टर से, उसके खिलाफ भी इंक्वायरी हो रही है कि जी स्पोर्ट्स बोर्ड के मैं बैठी हूँ, प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं और लोग हैं, किसी की नॉलेज में नहीं कि आपके स्पोर्ट्स बोर्ड के नीचे से डायरेक्टर से मैनेज करके कि वो जाएंगे जो उनके मनपसंद लोग हैं। तो इस तरह की डर्टी गेम बात वहीं पर आगे शुएब के, जब मेरिट की बुनियादों पर फैसले नहीं होंगे तो हमें इसी किस्म के नताइज का सामना होगा। वही जैसा से मैडम साहब ने बताया कि 92 में हमने हॉकी में अपनी जीत का लोहा दुनिया के सामने मनवाया। हॉकी जिसे कौमी खेल कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद अगर आज भी 92 से लेकर आज 2021 में भी हम हॉकी में भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए इंतहाई काबिले अफसोस अमल है कि हम अपने कौमी खेल को ही प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। फिर चूंकि हम वहां पे ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट की तरफ मैडम रुझान बहुत ज्यादा चला गया है, तो यही वो स्टार्स हैं जिन्हें बहुत ज्यादा इंकरेज किया जाता है, क्योंकि आपकी जो अटेंशन है वो एक प्राइवेट स्पोर्ट की तरफ चली गई है, बजाय इसके कि आप नेशनल जो गेम है उसको सपोर्ट दें। देखिए, मेरी तो कोशिश ये है कि यकीनन आप क्रिकेट में भी हमें बेहतरी करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे स्पोर्ट्स को भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। और खास तौर पे जहां हमारे पोटेंशियल हैं, जहां हमें नजर आ रहा है कि ये बच्चे, चाहे ये हमारे जेवलिन थ्रो के थे और या वो वेट लिफ्टिंग के थे। देखिए, मैं खुद प्लेयर रही हूँ। मैंने इंटर कॉलेज में अपने हैदराबाद में बेस्ट मैंने मेडल लिया। आई वाज फर्स्ट इन जेवलिन। माशाल्लाह। सो आज इस किस्म के सीरियसली ये मेरे न्यू इन्फॉर्मेशन। आई वाज अ टेबल टेनिस प्लेयर। मतलब अब तो खैर जाहिर है कि वो नहीं है, मेडिकल कॉलेज तक, और मैं वहाँ पे थर्ड आया था। उस वक्त आपके दिल में भी ख्वाहिश थी ओलंपिक्स में जाने की? हाँ। देखिए, जब बच्चे थे तब तो यकीनन, क्योंकि आई वाज इनटू जिम्नास्टिक्स। अब आई डोंट नो कितने लोग यकीन करेंगे। मैं वाकई मेरे लिए बहुत नई बात है। सिर्फ वजन बढ़ा रहे हैं लेकिन जिस तरह ये बच्चे कर रहे थे, ये सब चीजें हम स्कूलों में जबरदस्त। एक वक्त का मैं एक बात। हाँ बिल्कुल, लेकिन जैसे मैडम ने आपने सवाल किया ना कि मैडम ओलंपिक्स में जाने का कोई ख्याल आया, अब जो पाकिस्तानी सियासत है ना वो भी किसी ओलंपिक से कम नहीं है, यहाँ पर भी बहुत अच्छा। लेकिन एक बात, चूंकि ज़रा डिस्कशन हम ओलंपिक्स पे आज कर रहे हैं, हुकूमत का बड़ा फोकस है एहतसाब पर। इस बार जो गलतियां और कोताहियां हुई हैं, जो गलती का मुर्तकिब हुआ है, क्या एहतसाब होगा? अकाउंटेबिलिटी पॉसिबल है? देखिए, होना चाहिए, और मैं यही उसी का अखबार का जो बता रही थी कि आज उस जर्नलिस्ट ने ये उनका मौक़िफ़ दिया कि बजाय कि वो जो वाजिद बैडमिंटन के सेक्रेटरी थे, जो इनको वोट दे देते हैं, जो चले गए, कोच नहीं गए, उनकी तरफ से बयान आया हुआ है। एंड ही इज सेइंग कि वो बच्चियां की, और वो बच्चा मेरे से क्यों मिले, बिल्कुल, और वो क्यों डीजी पीएसपी से मिले, अरे वो कंसर्न मिनिस्टर, उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, उनके ऊपर फर्दर बैन। अभी भी उन बच्चों को सस्पेंड, भाई आपका काम नहीं है तो इनकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? तो इंशाल्लाह ताला होगी, और मुझे मीडिया का सपोर्ट चाहिए। और ये बच्चों के करियर से खेला जा रहा है, और ये जो आज जर्नलिस्ट जिनने ये लिखा है, मुझे निहायत अफसोस है कि बजाय इसके कि आप बच्चों का मौक़िफ़ डालते, आप उस शख्स का डाल रहे हैं जिससे पूरा पाकिस्तान आज मुझसे सवाल कर रहा है कि इनका जाने का मकसद क्या था। चलिए फिर आज ही ये तय करते हैं शुएब कि हम इस इश्यू को न सिर्फ उठाएंगे बल्कि हुक्काम बाला तक भी पहुंचाएंगे कि क्या वजह है कि ओलंपिक्स में हमें बार बार नाकामी का सामना करना पड़ा, ताकि मुहासबा हो सके, एहतसाब हो सके उन जिम्मेदारान का जिनकी वजह से पाकिस्तान को आज ये दिन देखना बिल्कुल। फहमिदा साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला, आज मौजूद थी हमारे साथ। जैसा जरिया आपने भी कहा कि हमें इस टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे आइंदा आने वाले शोज में भी, और हम कोशिश करेंगे एहतसाब हो, जिसने गलती की है, जिसकी कोताही है, जिसकी कोताही है उसे कटहरे में लाया जाए। नाज़रीन, वक्त हो गया खत्म, आपसे मुलाकात करेंगे कल दोबारा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।